नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में आए भूचाल की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चले मास्टर स्ट्रोक की। साथ ही हम खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहे अखिलेश यादव के वायरल वीडियो की और आखिर में बात होगी योगी कैबिनेट के उस बड़े फैसले की जिसने शाहजहानपुर की पूरी तहसील का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, ट्रस्ट में बदलाव पर बनी सहमति। केजरीवाल के सरकारी आवास पर बड़ा फैसला, कल्चरल सेंटर में होगा तब्दील। इटावा में रहस्यमयी बीमारी से 40 जमुना पारी बकरियों की मौत, नस्ल पर संकट। श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में खूनी संघर्ष, 2 कैदी गुटों की झड़प में 25 की मौत। अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा, तेहरान में उमड़ा जन सैलाब। भगवान राम का मतलब है राष्ट्र, वे भारत की आत्मा के मूल स्रोत, बोले सीएम योगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सभी सदस्य आहत, ट्रस्ट की बैठक में बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद सोने चांदी में गिरावट, 346 रुपए गिरकर 1,47,032 रुपए हुआ गोल्ड। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 521 अंक उछला, निफ्टी 24,400 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में ऐसी सियासी भूचाल आया कि ममता बनर्जी का किला ढहने की कगार पर आ पहुंचा है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए जिन 3 राज्यसभा सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद किया था और इस्तीफा दिया था, अब उनकी खाली सीटों पर चुनाव आयोग ने महा इलेक्शन का बिगुल फूंक दिया है। 24 जुलाई को होने जा रहे इस उपचुनाव ने देश की संसद का पूरा गणित बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है जिससे इतिहास रचने भी जा रहा है। पिछले 40 सालों में जो कोई नहीं कर पाया वो अब होने वाला है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के 3 करीबियों ने दीदी का साथ छोड़ा, कैसे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अंगद की तरह पैर जमाने जा रही है और क्या इस पूरे चुनावी दंगल के पीछे की कहानी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जून के महीने से, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक टीएमसी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फटा। ममता बनर्जी की सबसे करीबी और पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार शुभेंदु शेखर राय ने 8 जून को बम फोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दिया बल्कि टीएमसी को भी हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। शुभेंदु शेखर राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने देश को शर्मसार किया। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में जी तोड़ मेहनत करने वाले सच्चे कार्यकर्ता को किनारे कर दिया गया और दागी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, अभी ममता बनर्जी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 जून को असम की कद्दावर नेता और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल सुष्मिता देव का इतिहास दिलचस्प है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं, जो 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सिलचर से सांसद रहीं और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। 2021 में वह कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आई और ममता ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन दीदी का साथ छोड़ते ही सुष्मिता देव सीधे दिल्ली पहुंची और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर असम या बंगाल के रास्ते से संसद पहुंच सकती हैं। विद्रोह का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद तीसरे सांसद प्रकाश वाइट ने भी टीएमसी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रकाश ने ममता बनर्जी या पार्टी पर कोई सीधा आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन उनका जाना टीएमसी की ताबूत में आखिरी किल साबित हुआ।
इन तीनों सांसदों के इस्तीफे के बाद ममता की पार्टी की राज्यसभा में ताकत 13 से घटकर सीधे 10 पर आ गई। अब चुनाव आयोग ने इन तीनों खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसे राज्यसभा की आसमिक सीटों को भरने का चुनाव कहा जा रहा है। अगर चुनाव के पूरे शेड्यूल पर नजर डालें तो 7 जुलाई चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। 14 जुलाई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 15 जुलाई नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 जुलाई नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 24 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और रात तक नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि अगर इन तीनों सीटों के लिए सिर्फ 3 ही उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी और 17 जुलाई को नाम वापसी के समय ही उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल की सीटें हैं तो क्या टीएमसी उन्हें वापस नहीं जीत सकती? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा गणित पूरी तरह बदल चुका है। इस समय बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 207 विधायकों का प्रचंड बहुमत है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिमटकर 80 सीटों पर रह गई थी। कांग्रेस के पास और हुमायूं कबीर की पार्टी के पास मिलाकर 2 सीटें हैं, जबकि सीपीआई और एआईएसएफ के पास 1-1 सीट है। ऊपर से टीएमसी के अंदर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। इस अंक गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत पूरी तरह तय है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों बागी नेताओं शुभेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक वाइक को भी अपना उम्मीदवार बना सकती हैं। शुभेंदु और प्रकाश वाली सीटों का कार्यकाल मार्च 2029 तक है, जबकि सुष्मिता देव वाली सीट का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक है। यानी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय के लिए 3 मजबूत सांसद मिलने वाले हैं। आपको बता दें, इस उपचुनाव के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या 113 तक पहुंच गई है, जबकि इन 3 जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे 116-117 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में राज्यसभा की उसकी अब तक की सबसे सर्वाधिक और रिकॉर्ड संख्या होगी। बीजेपी अपने दम पर ही राज्यसभा में सामान्य बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। आपको बता दें, पिछले 40 सालों में देश के इतिहास में किसी भी एक अकेले दल को राज्यसभा में अपने बूते बहुमत नहीं मिला। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस के पास राज्यसभा में इतनी भारी संख्या थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों सीटों पर जीत के बाद सांसद के उच्च सदन में एनडीए का कुल आंकड़ा बढ़कर 155 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार राज्यसभा में 2/3 बहुमत के बेहद करीब पहुंच जाती है। इसका सीधा असर यह देखने को मिलेगा कि आगामी मानसून सत्र में सरकार कई बेहद महत्वपूर्ण और कड़े संविधान संशोधन विधेयक संसद में ला सकती है, जिन्हें पास कराने में अब विपक्ष एनडीए को चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर बंगाल का ये सियासी दंगल अब पूरी तरह साफ हो चुका है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और उनके अपने ही साथी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के रास्ते दिल्ली के उच्च सदन को पूरी तरह से फतेह करने की तैयारी कर ली है। 24 जुलाई को होने वाला ये चुनाव सिर्फ 3 सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2026 की राजनीति का वो मोड़ है जो आने वाले कई सालों तक देश की संसद की तस्वीर तय करेगा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कब इन तीनों नेताओं को आधिकारिक रूप से भगवा चोला पहनाती है और कब संसद में प्रचंड बहुमत का नया इतिहास लिखा जाता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की सियासत की, जहां नवाबों के शहर लखनऊ में 2 दिनों तक ऐसा सियासी तूफान आया जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया। जी हां, मिशन 2027 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने
लखनऊ की धरती पर पैर रखते ही ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच मचे घमासान, मतभेद की खबरों पर नितिन नवीन ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अब सब ठीक मोड़ पर आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए चारपाई पर बैठकर आम खाने से लेकर सहयोगी दलों को दिल्ली दरबार का न्योता देने तक लखनऊ में जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक जानकारी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है शनिवार से, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के महाप्रवास पर नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक ऐसा रोड शो हुआ कि पूरा लखनऊ भगवा रंग में रंग गया। लेकिन असली खेल तो रविवार को शुरू हुआ, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। पिछले 5 सालों में जो नज़ारा किसी ने नहीं देखा था, वो इस बार देखने को मिल गया। नितिन नवीन ने एक ऐसा ताना बाना बुना कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े धुरंधर एक मेज पर आ गए। रविवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां एक शानदार मैंगो पार्टी रखी गई। वहां का नजारा देखने लायक था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सबके सब एक साथ चारपाई पर बैठे और बड़े ही अनौपचारिक माहौल में आम का स्वाद लेते दिखे। बात सिर्फ आम खाने तक नहीं रुकी। शाम के नाश्ते पर पूरा काफिला सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जा पहुंचा। वहां शाम की चाय और नाश्ते की टेबल पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोषी भी वहां डटे हुए थे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की कथाकथित दूरियों को पूरी तरह से मिटा दिया और विरोधियों के मुंह पर ताला भी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अंदाज बिल्कुल कड़क और दो टूक था। उन्होंने बिना लाग लपेट के पार्टी के सभी दिग्गजों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। नितिन नवीन ने साफ साफ कह दिया कि संगठन और सरकार में मतभेद या मनभेद के लिए अब रत्ती भर भी जगह नहीं है, दोनों को एक ही मेज पर आना होगा। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी नेता खुद को पार्टी से बड़ा समझने की भूल कतई ना करे। साल 2027 के चुनाव के लिए सबको पार्टी की तय की गई गाइडलाइन पर ही चलना होगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूर्व अध्यक्षों भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, सुतन देव सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सूर्य प्रताप शाही को एक साथ बिठाकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि आप सबके अनुभव की 2027 में जरूरत है, लेकिन जमीन पर माहौल खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप पुराने कप्तानों की ही होगी। उन्होंने साफ हिदायत दी कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और पार्टी दोनों की है, इसीलिए जमीन पर उतरकर काम में जुट जाइए। वहीं सरकार को एक लाइन पर लाने के लिए नितिन नवीन रविवार को ही होटल ताज पहुंचे, जहां एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा था 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाना। हालांकि इस बार बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन सहयोगियों ने अपनी अपनी मांगे और सुझाव खुलकर सामने रखे। जहां नितिन नवीन ने सभी सहयोगियों की बातें सुनी और सबको संदेश दिया कि आपसी समन्वय को इस स्तर पर ले जाओ कि जीत का नया रिकॉर्ड बन जाए। साथ ही उन्होंने सबको बड़ा सरप्राइज देते हुए कहा कि सहयोगियों के साथ अब अगली बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होगी। वहीं इस दौर के दौरान नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पीडीए फॉर्मूले पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल चुनाव के समय जागता है और जातीय राजनीति के साथ झूठे वायदों के सहारे जनता को गुमराह करना चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब चालाक हो चुकी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत का सस्पेंस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन नवीन ने अपने 2 दिनों के इस कड़क दौरे से ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में ना तो कोई गुटबाजी चलेगी और ना ही कोई
भीतरगाह स्वीकार होगा। सबको एक ही पटरी पर एक ही दिशा में दौड़ना होगा। चारपाई पर खाए गए आम और केशव प्रसाद मौर्य के घर पर हुए नाश्ते ने यह साबित कर दिया कि 2027 की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपलहार यानी सारे कार्यकर्ता और नेता एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ में बनी इस रणनीति का अगला धमाका दिल्ली की बैठक में किस तरह होता है और विपक्ष इसका क्या मोड़ निकालता है यानी तोड़ निकालता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक से लेकर ट्विटर और इंस्टाग्राम की रील्स पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वीडियो ऐसा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। इस वीडियो को क्या आपने देखा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक 50 साल का अधेड़ शख्स अपनी घड़ी और मोबाइल टेबल पर रखता है, फर्श पर बैठता है और दनादन दंड बैठक लगाना शुरू कर देता है। खुद अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए उसकी गिनती कर रहे हैं और फिर प्यार से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए दिखते हैं। इस वीडियो को देखकर कोई इसे अंधभक्ति और टिकट पाने का जुगाड़ कह रहा है, तो कोई इसे नेता और कार्यकर्ता के बीच अनमोल प्यार की मिसाल बता रहा है। विरोधी तंज कस रहे हैं तो समर्थक तालियां भी बजा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखिलेश यादव के सामने अपनी फौलादी फिटनेस का दम दिखाने वाला ये बाहुबली शख्स आखिर है कौन? इस वायरल वीडियो के पीछे की असली अनसुनी और बेहद दिलचस्प कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो के पीछे का बड़ा सच। दरअसल चर्चाओं के बाजार में आग लगने वाले इस शख्स का नाम है सीताराम यादव, जिन्हें उनके इलाके में लोग प्यार से कन्हैया लाल के नाम से जानते हैं। कन्हैया लाल बुंदेलखंड की वीर भूमि यानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले हैं। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अपने इलाके के एक बड़े प्रतिष्ठित किसान और समाजवादी पार्टी के एक बेहद ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। कन्हैया लाल करीब 3 साल पहले यानी साल 2023 में अपनी मां से प्रेरणा लेकर सक्रिय राजनीति में आए थे। खेती किसानी करने वाले कन्हैया लाल पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी के विचारों और उनकी सादगी का ऐसा जादू चला कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह से अपने दिल में बसा लिया। 50 साल की उम्र में भी कन्हैया लाल की फिटनेस ऐसी है कि अच्छे अच्छे नौजवान उनके सामने पानी मांगे। इसका राज ये है कि वे बचपन से ही पहलवानी के शौकीन रहे और आज भी रोजाना अपने घर पर नियम से 1 से 2 घंटे जी तोड़ कसरत करते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े भ्रम पर जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो अभी का है, लेकिन सच ये नहीं है। खुद सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल ने इस राज से पर्दा उठाया। ये वायरल वीडियो दरअसल 1 जनवरी 2026 का यानी कहानी कई महीने पुरानी है। कन्हैया लाल जनवरी में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। वह वहां अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने और अखिलेश यादव को न्योता देने आए थे। लेकिन कन्हैया लाल खाली हाथ नहीं आए थे। वे अपने साथ अलीगढ़ के कारीगरों से विशेष रूप से तैयार करवाई गई करीब 2.5 फीट ऊंची और लगभग 38 किलोग्राम वजनी पीतल की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा लेकर आए थे। ये प्रतिमा किसी और की नहीं बल्कि सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। जब कन्हैया लाल ने वह भारी भरकम मूर्ति अखिलेश यादव को भेंट की तो वे भावुक हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा, नेताजी सच्चे मायने में धरती पुत्र थे और खुद एक बड़े पहलवान भी रहे। अगर आज नेताजी जीवित होते तो मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता, क्योंकि वे पहलवान थे। इसीलिए मैं उनके सम्मान में पुशअप लगाकर उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। यह सुनते ही अखिलेश यादव मुस्कुराए और बोले, अरे क्या आप भी पहलवानी करते हैं? फिर तो आप पुशअप भी लगाते होंगे, जरा लगाकर दिखाएं। बस फिर क्या था, नेताजी की प्रतिमा को प्रणाम कर किसान का बेटा कन्हैया लाल तुरंत वहीं फर्श पर बैठ गया और फटाफट पुशअप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने देखते ही देखते दनादन पुशअप लगाना शुरू कर दिए थे। अलग अलग दावों के मुताबिक जैसे ही उन्होंने 5 से 9 पुशअप लगाए और वो अगली बार झुकने लगे, अखिलेश यादव आगे आकर उन्हें और उनकी जिंदा दिली को देखकर गदगद हो गए। अखिलेश ने खुद आगे बढ़कर बड़े प्यार से उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा, बस करो, रहने दो, बहुत हो गया।
नहीं तो कल हाथ पैर दुखेंगे। वहीं जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हुआ तो राजनीति के गलियारों में घमासान मच गया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक गुलामी और टिकट पाने की अंधभक्ति का नाम देकर अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन इस दांव पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पलटवार किया और विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। समर्थकों का कहना है कि ये कोई राजनीतिक गुलामी नहीं बल्कि एक सीधे सीधे किसान का अपने प्रिय नेता और अखाड़े से जुड़े नेताजी के प्रति आदर भाव था। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव और कन्हैया लाल का ये रिश्ता सिर्फ पुशअप तक सीमित नहीं रहा। अखिलेश यादव को कन्हैया लाल का ये सरल और अनूठा अंदाज इतना भाया कि उन्होंने झांसी आने का अपना वायदा निभाया और 21 फरवरी 2026 को वह खुद झांसी में कन्हैया लाल की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची, जिससे इस परिवार की खुशियां दुगनी हो गईं। इसके बाद अभी हाल में 1 जुलाई 2026 को जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन था तो लखनऊ के सपा दफ्तर में हजारों समर्थकों का समंदर उमड़ा था। कन्हैया लाल एक बार फिर झांसी से लखनऊ पहुंचे थे। इस बार भी वह खाली हाथ नहीं आए थे बल्कि एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आए थे। इस बार वे अपने साथ लगभग 3 फीट ऊंची और करीब 58 किलोग्राम वजनी पीतल की एक अनोखी और भारी भरकम प्रतिमा लेकर आए थे, जिसमें अखिलेश यादव को उनकी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल पर सवार दिखाया गया था। इसी मुलाकात के बाद कन्हैया लाल का ये पुराना पुशअप वाला वीडियो इंटरनेट पर फिर से ट्रेंड करने लगा। तो देखा आपने, ये उस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच है। झांसी के जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल जैसे ही निष्ठावान, वफादार और ऊर्जावान कार्यकर्ता ही असल मायने में किसी भी पार्टी की असली रीढ़ और ताकत होते हैं, जो बिना किसी लालच के अपने नेता पर जान छिड़कते हैं। जो विरोधी इसे टिकट का खेल बता रहे थे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि हर चीज राजनीति के चश्मे से नहीं देखी जाती। कुछ रिश्ते दिल के और सम्मान के भी होते हैं। कन्हैया लाल का ये फिटनेस वीडियो और अपने नेता के प्रति उनका ये अनोखा समर्पण आज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को हुई कैबिनेट की महाबैठक में एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, योगी सरकार ने एक बार फिर नाम बदलने की अपनी रवायत को आगे बढ़ाते हुए एक पूरी की पूरी तहसील का नाम बदलकर इतिहास रच दिया है और इस बार ये फैसला जुड़ा है सीधे भगवान परशुराम से। योगी कैबिनेट ने शाहजहानपुर जिले की मशहूर जलालाबाद तहसील का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदलने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। जी हां, अब जलालाबाद तहसील को इतिहास के पन्नों से हटाकर भगवान परशुरामपुरी नया नाम दे दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां के बोर्ड से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक हर जगह भगवान परशुरामपुरी का नाम चमकेगा और इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले को चुनावी और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बात सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित नहीं रही। इस कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश को डिजिटल और बिजनेस का हब बनाने के लिए भी 2 बड़े धमाके किए गए। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बैठक के बाद खुद मीडिया के सामने आकर इसका बड़ा खुलासा किया। उत्तर प्रदेश और देश में दुनिया भर से भारी भरकम निवेश खींचने के लिए सरकार ने स्टार्टअप मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 2 बेहद क्रांतिकारी नीतियां, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की बौछार होने वाली है। नए नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा टेक हब बनने की राह पर तेजी से दौड़ने वाला है। एक तरफ जहां जलालाबाद तहसील का नाम भगवान परशुरामपुरी करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा संदेश दिया गया, वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति 2026 को लागू करके उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का नया रोडमैप तैयार कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि सरकार 2027 के महादंगल से पहले
विकास और अपनी विचारधारा दोनों ही मोर्चे पर पूरी ताकत से बैटिंग कर रही है। तो देखा आपने, चाहे वो बंगाल का चुनावी दंगल हो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2027 के लिए कड़क चक्रव्यूह हो, सोशल मीडिया पर कन्हैया लाल का अखिलेश यादव के प्रति अनोखा आदर भाव हो, या फिर योगी सरकार का शाहजहानपुर की तहसील का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी करने का ऐतिहासिक फैसला हो, साफ है कि देश की राजनीति इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प और धमाकेदार दौर से गुजर रही है। हर दल, हर नेता और हर कार्यकर्ता आने वालों महामुकाबलों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे महासच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।